सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट 2020 क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, या फिर हमने प्लेलिस्ट सीडीपी की प्लेलिस्ट को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से भी पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस की। तो ये टॉपिक हमारे सीटेट के इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5 नंबर की इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें हमको पढ़ने होते हैं 3 टॉपिक। पहला टॉपिक वायगास्की जो हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो देखिए जीन पियाजे, पहले बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में कुछ। हालांकि ये आपको सीटेट में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी जान लेते हैं जीन पियाजे कौन थे। देखिए जीन पियाजे ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। इनको संरचनावाद का जनक कहा जाता है। संरचनावाद का जनक इनको कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि संरचनावाद होता क्या है। इन्होंने जिस सिद्धांत को दिया है उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जिस विचारधारा को ये फॉलो करते हैं उसका नाम है संरचनावाद या निर्मितवाद। इनको कहा ही गया है संरचनावाद का जनक, तो इनकी विचारधारा भी संरचनावाद या निर्मितवाद है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं। पहले तो देखिए ये हमारा जो वीडियोज है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं संज्ञान होता क्या है। बात करते हैं संज्ञान की। तो देखिए जो संज्ञान होता है, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें जितनी भी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो सभी शामिल हैं, जैसे कि तर्क, चिंतन, प्रतिमा, धारणा और समस्या समाधान। समस्या समाधान जिन मतलब हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके जिन जिन चीज़ों को सॉल्व करते हैं या हल करते हैं, या हमारे मस्तिष्क के अंदर जो जो क्रियाएं संचालित हो सकती हैं वो सभी हमारी संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग देखते हैं परिभाषा के बारे में। संज्ञान होता क्या है? संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक क्षमताओं जैसे कि चिंतन, तर्क, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान से जुड़ी होती है। तो हमारा ये हो गया संज्ञान। बात करते हैं हमारा, देखिए संरचनावाद। संरचनावाद देखिए हम लोगों ने इसको वायगास्की वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। देखिए संरचनावाद जो होती है ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको फॉलो करने वाले मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और जो टीचर की भूमिका होती है वो सुविधा प्रदाता, सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर की होती है। सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता का तात्पर्य क्या है? सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता का तात्पर्य यह है कि टीचर सिर्फ बच्चे को ऐसे माहौल या वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बच्चा सीखने के लिए स्वयं प्रेरित होता है। बच्चा उस वातावरण में स्वयं क्रिया करता है और स्वयं चीज़ों को सीखता है। यही हमारा संरचनावाद है। देखिए संरचनावाद में क्या है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता की होती है। यही हमारा संरचनावाद है। अब बात कर देते हैं पियाजे के अनुसार। देखिए ये जो कथन है पियाजे का, ये कथन कई बार सीटेट के एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। तो देखिए जीन पियाजे ने क्या कहा है, बच्चों की सोचने की मात्रा, जो अमाउंट होता है बच्चों का सोचना का, वो बड़ों के बराबर होता है, लेकिन उसका जो प्रकार होता है वो बड़ों से भिन्न होता है। बात अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। अमाउंट बराबर होने का क्या मतलब? बराबर होने का मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं, कई चीज़ें सोचते रहते हैं, हमारे माइंड में अपने कई कार्यों को लेकर चलता रहता है, कभी जिस कार्य को उस कार्य को। वैसे बच्चों के भी माइंड में कई सारे विचार चलते रहते हैं, एक साथ कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन उनके जो विचारों की जो प्रकार है वो हमारे प्रकार से थोड़ा छोटा होता है। हम लोग जो सोच रहे होते हैं, हम अपने जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही होती है। लेकिन बच्चों की जो सोच होती है वो अपने खिलौनों के बारे में सोच रहे होते हैं, या अपने किसी पेंसिल के बारे में सोच रहे होते हैं, मतलब अपनी छोटी छोटी बातों के बारे में वो सोच रहे होते हैं। तो उनका जो सोचने की जो मात्रा है, जो अमाउंट है या क्वांटिटी है, वो बड़ों के बराबर होती है, लेकिन जो उनका काइंड है वो बड़ों से अलग होता है, भिन्न होता है। तो ये कथन एज इट इज पूछा गया है। बात करते हैं फैक्टर। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जीन पियाजे ने बताए हैं संज्ञान के विकास के लिए? तो देखिए जीन पियाजे ने 4 कारक मुख्य रूप से बताए हैं। देखिए सबसे पहला कारक जो आता है मैचुरेशन, यानी परिपक्वता। दूसरा कारक आपका एक्सपीरियंस या एक्टिविटी, एक्सपीरियंस आपका अनुभव या क्रियाकलाप। और तीसरा कारक उन्होंने बताया सोशल इंटरेक्शन को। बच्चों को डाउट यहीं पे होता है कि वायगास्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, लेकिन क्या जीन पियाजे ने भी सोशल इंटरेक्शन की बात की है? हाँ, जीन पियाजे ने भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि
जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो हो सकता है आपको सामाजिक अंतःक्रिया देखे तो आपको ये लगे कि ये तो जीन पियाजे ने दिया नहीं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन की बात जीन पियाजे ने भी की है। और चौथा जो कारक उन्होंने बताया इक्विलिब्रेशन, संतुलन, ये 4 फैक्टर जीन पियाजे ने बताए हैं। देखिए मैचुरेशन क्या होता है, मैचुरेशन के अंतर्गत बताया गया है कि परिपक्वता, मतलब बालक जब सीखने के लिए परिपक्व होता है जिस अवस्था में, तो बालक उसी के अनुसार सीखता है, उसी के अनुरूप सीखता है। और जो मैचुरेशन होता है वो हम लोग वृद्धि और विकास वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि मैचुरेशन जो होता है वो हमारे हेरिडिटी या वंशानुक्रम से पूर्ण रूप से निहित होता है। बात करते हैं हमारा दूसरा फैक्टर जो है एक्सपीरियंस या एक्टिविटी। देखिए एक्सपीरियंस, बालक का अनुभव जितना ज़्यादा होगा बच्चा उतना ज़्यादा ही सीखता है। अनुभव या ये कह लीजिए क्रियाकलाप, बालक जितना अपने वातावरण, अपने पर्यावरण, अपने समाज से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है वो उतना ज़्यादा सीखता है, उसके संज्ञान का विकास उतना ही ज़्यादा होता है। ये हमारा दूसरा सोशल इंटरेक्शन। ये तो बात वही हो गई कि जितना बालक मतलब अपने समाज से अंतःक्रिया करेगा, अपने बड़ों से वार्ता करेगा, अपने छोटों से मिलेगा, तो उसका जो है उसको अनुभव ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा अनुभव होगा, ज़्यादा क्रियाकलाप होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके संज्ञान का विकास कहीं सामान्य बच्चे से कहीं ज़्यादा होगा। और जो इक्विलिब्रेशन, देखिए इक्विलिब्रेशन का तात्पर्य होता क्या है। इक्विलिब्रेशन मतलब होता है साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब जब होता है जब भी कोई नई परिस्थिति आती है बच्चे के माइंड में या उसके समझ कोई नई परिस्थिति आती है तो बच्चा उस परिस्थिति के बारे में एक बार रुक के सोचता है कि ऐसा है क्या, तो उसमें एक असंतुलन होता है, उसके माइंड में एक असंतुलन होता है। फिर वो उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए उस चीज़ को जानना चाहता है जिसके बारे में डिस्कस करेगा, या जैसे भी होता है वो उस चीज़ के बारे में जब जान लेता है तो उसके माइंड में आता है इक्विलिब्रियम। तो ये वही आपका इक्विलिब्रेशन है। तो ये इक्विलिब्रेशन मतलब हर जब भी उसके पास कोई नई परिस्थिति आएगी तो वो एक बार असंतुलित होगा और संतुलन के बाद वो अपने संतुलन की स्थिति में आएगा। जब वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके संज्ञान में उस चीज़ का या उस समस्या के बारे में जो समाधान है वो ऐड हो जाएगा, तो उसका जो संज्ञान का विकास है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो जाती है इक्विलिब्रेशन की। चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने पीछे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स देखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस। देखिए आपको जब भी क्वेश्चन में नॉट मिल जाए तो उसको जरूर आप अंडरलाइन या गोला कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर करके नॉट करके पूछ लिया जाता है और हम नॉट पढ़ने या नहीं पढ़ने को भूल जाते हैं और क्वेश्चन हमारा वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए इसमें बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास को कौन सा फैक्टर जो है वो प्रभावित नहीं करेगा। देखिए बात करते हैं भाषा की, तो भाषा, देखिए भाषा की बात अभी हम लोगों ने 4 फैक्टर पीछे डिस्कस कर रखे हैं। देखिए 4 फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जिसमें हम लोगों ने कहीं भी भाषा की बात नहीं की है। हम लोगों ने 4 मैचुरेशन, एक्टिव और एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन, ये 4 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है। तो हमारी बात कहीं भाषा पे नहीं आती, इसलिए इसका मुख्य रूप से आंसर क्या हो जाएगा, भाषा। और बात देख के करते हैं सामाजिक सोशल एक्सपीरियंस की, सामाजिक अनुभव की। तो देखिए हम लोगों ने वो बात कर ली है, यहाँ पे हम लोगों ने पीछे ये बात किया सोशल इंटरेक्शन की, इसलिए सामाजिक अनुभव हमारी बात आ जाती है। परिपक्वता हम लोगों ने देखा है फैक्टर है, और क्रियाकलाप एक्टिविटी या एक्सपीरियंस ये भी हम लोगों ने देखा है, इसलिए 3 फैक्टर तो हैं। और बात यहाँ कही गई पूछी गई है कि कौन सा फैक्टर नहीं है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो बात हमारी भाषा की जो चर्चा की है वो वाइगॉस्की ने की है, ना कि जीन पियाजे ने, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है। तो बात कर देखिए आनुवंशिकता फैक्टर, इन्होंने आनुवंशिकता को आंका ही है। सोशल इंटरेक्शन देखो इन्होंने सामाजिक संपर्क की भी बात की है। और अहम केंद्रित वाक, देखिए अहम केंद्रित वाक जब हमने आपको वाइगॉस्की पढ़ाया था तो वहाँ हमने बताया था ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में। तो देखिए जो अहम केंद्रित वाक जो होता है वो उसको वाइगॉस्की ने डिस्कस किया है, ना कि जीन पियाजे ने। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बच्चे द्वारा सक्रिय रहना, ये तो मतलब संरचनावाद की ये सबसे बड़ा बेस होता है कि अगर बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो इसका हमारा क्या बोला गया है कि जीन पियाजे ने किसको भाषा विकास में सबसे कम करके आंका है। तो देखिए अहम केंद्रित वाक, जिसको पियाजे की ईगोसेंट्रिक, वो वाइगॉस्की की ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा गया है, उसको जीन पियाजे ने कम करके आंका है या उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो देखिए हम लोग संज्ञानात्मक विकास को 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक संज्ञानात्मक विकास को एक पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेजेस, और दूसरे पार्ट में कॉग्निटिव प्रोसेस, कौन कौन से ऐसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं जो चलती रहती हैं जिसके पश्चात हमारा संज्ञान का विकास होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेज जो पियाजे ने डिस्कस की हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए 4 स्टेजेज आप लोग, हम कोशिश करिए कि इन स्टेजेस को इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में अनेक नाम हो जाते हैं इनके, इसलिए वहाँ पे आपको याद करने में कठिनाइयाँ होती हैं। क्योंकि आप हो सकता है किसी एक नाम को याद करें
एग्ज़ाम में पेपर में आपको कोई दूसरा नाम मिल जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक हिंदी में होता है, उसके बाद कभी कभी इसी को हिंदी में प्राक संक्रियात्मक करके पूछ लेगा, तो हो सकता है आपने किसी एक को पढ़ा हो और वहाँ पे कुछ और पूछ लिया जाए, इसलिए इसको प्री ऑपरेशनल याद कर लीजिए, बस यही काम चल जाएगा। तो बात करते हैं स्टेजेस की। देखो 4 स्टेजेस पियाजे के जो मुख्य रूप से होती हैं वो 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेज सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेजेज प्री ऑपरेशनल, तीसरी स्टेजेज ऑपरेशनल और चौथी कंक्रीट ऑपरेशनल। ये 4 स्टेज हमको पढ़नी है। पहले बात कर लेते हैं पियाजे कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में, या ये कह लीजिए कि हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो पियाजे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे पहला टर्म है हमारा स्कीमा, हम जानेंगे इसमें आगे कि स्कीमा होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एडाप्टेशन, ऐसी कौन सी प्रक्रिया, एडाप्टेशन क्या होता है, जिसमें एडाप्टेशन के 2 भाग होते हैं, एसिमुलेशन और एक्कोमोडेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में और थोड़ी सी बात जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कीमा। अपना जो पहला पॉइंट था स्कीमा होती क्या। देखिए स्कीमा एक मानसिक संरचना होती है जिसमें हमारी सभी सूचनाएं हमारे पैकेट के रूप में संचित होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए कि आप जब भी किसी कार्य को करने जाते हैं तो उस कार्य के बारे में एक प्रारूप ड्राफ्ट आपके माइंड में सेट होता है कि ये चीज़ें होती हैं जो भी, तो इसी हिसाब से जो हमारा ज्ञान होता है वो हमारे माइंड में, या सूचना जो भी होती है वो हमारे माइंड में एक व्यवस्थित पैकेट के रूप में व्यवस्थित होती है। इसी को उन्होंने स्कीमा टर्म दिया है। तो स्कीमा होता क्या है, सूचनाओं की व्यवस्थित मानसिक संरचनाएं होती हैं स्कीमा। बात करते हैं अपने अगले टर्म के बारे में, एसिमुलेशन जिसका हिंदी होता है आत्मसातीकरण या आत्मसात करना। देखिए आत्मसात करना क्या होता है, किसी भी चीज़ को धारण करना। हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ऐसा कहते नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं कि आप इस चीज़ को आत्मसात कर लीजिए, मतलब अपने अंदर इसको ग्रहण कर लीजिए। तो वही बात होती है कि पुराने स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ना, लेकिन जोड़ना कैसे, बिना बदलाव के जोड़ना। इस बात को याद रखिएगा, बिना बदलाव, ये टर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम हर चीज़ का हमने क्या कहा, पीछे डिस्कस किया है स्कीमा के बारे में। स्कीमा होता क्या है, सूचनाओं के व्यवस्थित मानसिक संक्रियाएँ होती हैं, तो जिसको स्कीमा बोलते हैं। तो जब भी हमारे पास किसी भी ज्ञान का स्कीमा बन गया होता है, कोई भी चीज़ हमने सीखी होती तो उसका स्कीमा हमारे माइंड में बन जाता। तो जब वो स्कीमा होता है तो वो स्कीमा पुराना स्कीमा हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग नया सीखते हैं वो हमारा नया स्कीमा होता है। तो जब पुराने स्कीमा में कोई नया ज्ञान हम लोग जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमुलेशन। जब नया ज्ञान जोड़ेंगे उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, इसलिए याद रखना यहाँ बिना बदलाव के, तो उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। अब बात करते हैं एक्कोमोडेशन की। देखिए एक्कोमोडेशन, जब पुराने स्कीमा में कोई हम बदलाव करते हैं, पुराने स्कीमा में कोई बदलाव करते हैं, सुधार करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्कोमोडेशन। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको जब भी एक्कोमोडेशन ऑप्शन दिया होगा और अगर वो एक्कोमोडेशन ऑप्शन सही होगा तो आपको वहाँ ये 3 या 4 शब्द जरूर पढ़ने को मिलेंगे, सुधार, परिवर्तन या बदलाव। हिंदी में आपको ये 3 टर्म आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में चेंज, रीअरेंज, मॉडिफाई और एडजस्ट, ये 4 टर्म आपको देखने को मिलेंगे। जब भी आपको ये 4 टर्म देखने को मिले और पूछा जाए कि ये जीन पियाजे के मतलब किस टर्मिनोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि वो एक्कोमोडेशन से रिलेट करते हैं, समायोजन से रिलेट करते हैं, ना कि एसिमुलेशन से। अक्सर बच्चों को एसिमुलेशन और एक्कोमोडेशन में ही कन्फ्यूजन होता है। तो देख लीजिए एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है, जब बच्चा पुराने ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़ लेता है एज इट इज़, तो उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। और जब बच्चा पुराने ज्ञान में कुछ सुधार करता है तो उसको बोलते हैं एक्कोमोडेशन। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एक सबसे फेमस एग्जाम्पल जो आप लोगों को हर बुक में देखने को मिल जाता है, वो उस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे बालक ने किसी बकरी को देखा। बकरी होती कैसी, काले रंग की बकरी है, 4 पैर हैं, उसके 1 पूँछ है। बालक ने किसी बकरी को देखा तो उसके माइंड में एक बकरी का स्कीमा बन गया, किसी ने बता दिया ये बकरी है, उसके माइंड में ये बकरी का स्कीमा बन गया। अब बालक किसी कुत्ते को देखता है, हो सकता है कुत्ता भी काले रंग का है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कुत्ता काले रंग का है, तो बच्चा जो है वो कुत्ते को देख के बोलता है ये बकरी है। तो देखिए अभी अगर वो इसको बकरी मान लेता है तो वो एसिमुलेट कर रहा है, लेकिन जब उसको कोई बताता नहीं ये बकरी नहीं कुत्ता है, तो देखिए उसने जो पुराना स्कीमा बनाया था अपने बकरी का अपने माइंड में, तो उस स्कीमा जो हुआ वो असंतुलन उत्पन्न हुआ कि भाई काले कलर और 4 पैर और 1 पूँछ वाली चीज़ तो बकरी होती है, ये कुत्ता कैसे हुआ। तो अब वो डिफरेंस करेगा बकरी और कुत्ते में, तो दोनों की आवाज़ में डिफरेंस करने के बाद वो अपने पुराने स्कीमा जो बकरी का उसने बनाया था वो उसमें एक मॉडिफाई या सुधार करेगा। उसमें सुधार करने के बाद ये जानेगा कि जो बकरी की आवाज़ होती है वो मिमियाने की होती है और जो कुत्ते की आवाज़ होती है वो भौंकने की होती है। तो उसने अपने पुराने स्कीमा में सुधार किया। तो जब ये जो सुधार किया उसने, यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग एक्कोमोडेशन या समायोजन। और अगर मान के चलो अगर वो इसको सुधार न करे, वो कोई नया चीज़ ऐड कर ले, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताया गया कि आपका नाम ये है,
मान लीजिए आपका कोई नाम है तो आप बताया गया आपका नाम यक्ष है, अब उसके बाद बता दिया जाए आपके पापा का नाम वाई है, तो उसने अपने उसके माइंड में आपका स्कीमा जो यक्ष था उसी में उसने वाई को ऐड कर लिया, तो उसने कोई मॉडिफिकेशन वहाँ पे नहीं किया हुआ है, उसने वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टिमुलेशन। अब बात करते हैं अपने चौथे टर्म के बारे में, इक्विलिब्रियम या साम्य धारण। देखिए इक्विलिब्रियम होता क्या है, देखिए आत्मसातीकरण मतलब एस्टिमुलेशन और समायोजन एक्कोमोडेशन, इसके बीच की जो प्रक्रिया होती है, इनके बीच में जो संतुलन स्थापित करना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम। तो मतलब बालक जब आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच प्रक्रियाओं में संतुलन स्थापित करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बात कर लेते हैं इसको, चलिए समझते हैं इस एक ग्राफ से। देखिए बात क्या आती है, जब भी बालक के समय कोई बालक क्या करता है, एस्टिमुलेशन करता है। अगर बालक ने किसी चीज़ को आत्मसात कर लिया, किसी आपका कोई नया ज्ञान है उसको बालक ने अपने माइंड में धारण कर लिया, तो वो बात हो जाती है एस्टिमुलेशन की। जब बालक एस्टिमुलेट करता है तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाता है, मतलब संतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन जब उसके माइंड में कोई नई सिचुएशन, जब वो किसी नई सिचुएशन या नई समस्या को देखता है तो वो डिसइक्विलिब्रियम की ओर जाता है, और जब वो डिसइक्विलिब्रियम की ओर जाता है तो वो अपने पुराने जो ज्ञान में होता है, तो वो या तो अगर कोई चीज़ नई ऐड कर रहा है उसमें बिना सुधार के, तो वो आपको एस्टिमेट करके उसमें संतुलन में पहुंचता है। लेकिन अगर वो उसमें मॉडिफाई करता है, कुछ चेंज करता है, कोई परिवर्तन करता है, तो वो एक्कोमोडेट करेगा। जैसे उसने बकरी के बाद कुत्ते को देखा तो उसने अपने ज्ञान को मॉडिफाई किया कि जो बकरी की आवाज़ और कुत्ते की आवाज़ में डिफरेंस किया, तो वो एक्कोमोडेशन होता है, तो वो उसने एक्कोमोडेट किया। तो ये हमारी हो गई एस्टिमुलेट। जब भी कोई नई परिस्थिति आती है तो उसमें बच्चा जो होता है या तो वो एक्कोमोडेट करके उसको इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, या फिर वो एस्टिमुलेशन मतलब आत्मसात करने के द्वारा इक्विलिब्रियम में आता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब स्टेजेस के बारे में। बात करते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो जीन पियाजे की हमें इंपॉर्टेंट रखनी है, और ये स्टेजेस से क्वेश्चन अक्सर करके पूछा गया है। तो देखिए जीन पियाजे जो मुख्य रूप से अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 स्टेजेस दी हुई हैं। 4 स्टेज कौन कौन सी है? आपकी सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर। देखिए आपको हमने क्या कहा, इसको आपको हिंदी में ही मतलब इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि हिंदी में इनके कई सारे नाम होते हैं, फिर भी हम आपको नाम बताते हुए चलते हैं। सेंसरी मोटर इसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। अगली जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, या कि प्री ऑपरेशनल को हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक या कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज जो तीसरी स्टेज होती है उसको ऑपरेशनल बोलते हैं। इसको ऑपरेशनल को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो हमारी स्टेज होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है। और जो चौथी स्टेज जिसको हमको पढ़ना होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो पियाजे ने इन्हीं 4 स्टेजेस के बारे में याद करा है। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं SPOC, फर्स्ट लेटर दोनों को लेके आप निमोनिक्स बना सकते हैं SPOC। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। तो बात करते हैं हम लोग पहले स्टेज के बारे में जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। देखिए हमने अभी क्या बताया आपको, इसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, लेकिन अब इसको देखिए कई नाम, इसको इंद्रिय गामक भी बोला गया और संवेदी गामक भी बोला गया, इसीलिए आप लोग इंग्लिश में याद कर लीजिए। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश पे याद करते हुए चलिए। तो देखिए सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है सेंसरी मोटर। इसमें जो हमारी 4 प्रक्रियाएं होती है, 4 क्रियाएं होती है जिन पे हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है, ज़्यादा जिनको हमें लर्न करना है। आप इनको जो नाम दिए गए यहाँ पे आपको इनको एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपसे ऐसे ही पूछेगा कि डिफर्ड इमिटेशन, मान लो पूछे क्वेश्चन ऐसे आएगा, विलंबित अनुकरण या डिफर्ड इमिटेशन जीन पियाजे की किस स्टेज में आता है, तो आपको बताना है सेंसरी मोटर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन स्टेजेस के अंतर्गत कौन कौन सी वो क्रियाएँ आती हैं। देखिए सबसे पहली जो प्रक्रिया आती है प्रतिवर्ती क्रियाएँ, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन बात आती है। तो सेंसरी मोटर में जो पहली प्रक्रिया आती है वो आती है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि कोई बालक जब किसी क्रियाकलाप को बार बार दोहरा के करने लगता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल के रूप में बालक जैसे चूसना, जब बच्चा छोटा होता है तो अपना अंगूठा चूसता रहता है, किसी चीज़ को बार बार करता रहता है, हाथ पैर बार बार पटकता रहता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हालांकि अगर इसको हम और डिटेलिंग करेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन में भी हम लोग कई पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही याद रखना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जीन पियाजे की संवेदी पेशी या सेंसरी मोटर स्टेज में आती है। बात करते हैं अपने सेकंड विलंबित अनुकरण या कि डिफर्ड इमिटेशन के बारे में। देखिए अनुकरण होता क्या है? अनुकरण मतलब होता है नकल करना, किसी भी चीज़ को देखकर उसके जैसा क्रिया करना, यही होता है आपका अनुकरण। तो विलंबित अनुकरण यानी कि डिफर्ड इमिटेशन, मतलब उसको देखने के बाद ऐसा नहीं तुरंत उसका नकल करना, कुछ समय पश्चात उसकी नकल करना। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर करके बच्चे हमें कुछ करते हुए देखते हैं, तो थोड़ी देर बाद बच्चे उस क्रिया को बार बार दोहराने लगते हैं, उसी को बोलते हैं विलंबित अनुकरण। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बच्चे ने अपने पापा को शेविंग करते हुए देखा,
तो 2 दिन बाद बच्चा जो होता है वो अपना ब्रश उठाया, अपने दाढ़ी में वैसे बढ़िया से आराम से रगड़ने लगा, तो वैसा वो इसी को बोलते हैं विलंबित अनुकरण डिफर्ड इमिटेशन। तो मतलब बच्चा जो करते हुए देखता है उसको कुछ समय पश्चात, विलंबित इसलिए बोला गया तो मतलब तुरंत नहीं, कुछ देर बाद उसको करना शुरू करता है, तो विलंबित अनुकरण। बात करते हैं अगला अपना तीसरा जो इम्पोर्टेंट वो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। देखिए वस्तु स्थायित्व जो होता है वो क्या कहता है, कोई भी वस्तु जिसको बालक देखता है वो ऐसा नहीं कि उसके सामने से गायब हो जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एग्जिस्ट करती है। ये बालक के इस स्टेज में होता है, ये बालक के अंतर्गत आ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे उसकी मम्मी है, उसने देखा कि मम्मी सामने है, थोड़ी देर बाद मम्मी अगर चली गई वहाँ से तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं रोऊंगा तो मम्मी मेरी फिर आ जाएंगे। तो यही इस वस्तु स्थायित्व, क्योंकि मम्मी का। लेकिन जब शुरुआती जब बच्चा पैदा होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को कोई खिलौना दीजिए और उसके बाद आप उसको छिपा दीजिए, तो प्रारंभ में उसके अंतर्गत ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है वो नहीं होती है। आप उस खिलौने जैसे छिपाएंगे बच्चा तुरंत उसको भूल जाएगा। लेकिन ये जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, 8 से 10 महीने का होने लगता है, उसके अंतर्गत ये वस्तु स्थायित्व की भावना आ जाती है। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़ उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करती है और बच्चे ने उसको पहले देखा है तो भी वो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, बच्चा ये बात समझने लगता है। और उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। मतलब बच्चा जैसे किसी चीज़ को देख लेता है तो वो उसको पाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बच्चे को कोई चीज़ दिखाइए, मान के चलिए आपने चॉकलेट दिखाई और चॉकलेट दिखाने के बाद उसको कहीं पर रख दीजिए, ऊपर टेबल पर ही रख दीजिए, तो बच्चा उस चॉकलेट को पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये आपने उसका लक्ष्य हो गया ना कि उसको चॉकलेट हासिल करना है, तो ये उसका लक्ष्य है। तो उसको पाने के लिए जो व्यवहार करता है उसी को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। तो ये हमारी हो गई सेंसरी मोटर स्टेजेस जिसमें हम लोग 4 क्रियाएं होती हैं। एक पहला कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा डिफर्ड इमिटेशन, तीसरा ऑब्जेक्ट परमानेंसी और चौथा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आपसे इन्हीं 4 में से पूछा जाएगा, आपसे ऐसा पूछेगा कि डिफर्ड इमिटेशन किस स्टेज में आता है, या कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, या कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपको पियाजे के किस स्टेज में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलता है। और या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है उसका समयकाल क्या होता है, तो आपको बताना है जन्म से 2 वर्ष होता है। सेंसरी मोटर स्टेज का जो समयकाल होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे स्टेज के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी समय सीमा होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इसमें देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, इसमें बच्चा जो होता है वो अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित यानी कि स्वकेंद्रित मतलब का तात्पर्य क्या है, स्वकेंद्रित मतलब होता है बच्चे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो सबको पसंद है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे बच्चा कोई चीज़ पकड़े होता है तो बार बार किसी को दिखा रहा, बार बार उसको अपने बड़े को दिखा रहा होता है, ये मतलब उसकी ओर इशारा कर रहा होता है या उसको बार बार पकड़ के उसकी तरफ उनको दिखा रहा होता है। यही एक अहम केंद्रित भाव होता है। और इसको दूसरे एग्जाम्पल से आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है कि आप जैसे वो खिलौना लिए हुए हैं, तो आप अगर उससे मांगेंगे तो वो आपको देने की कोशिश नहीं करेगा कि हम लो आप ले लीजिए, वो बच्चे उसको अपनी तरफ छिपाने की कोशिश करेगा। तो ये अहम केंद्रित मतलब वो अपने आप में ही रहता है, इसको बोलते हैं अहम केंद्रित। इसका जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव या इंट्यूटिव रीजनिंग। देखिए ट्रांसडक्टिव या इंट्यूटिव रीजनिंग क्या होती है, इसको बोलते हैं बिना लॉजिक के तर्क देना। जो बच्चा कि दूसरे उसमें आ जाता है वो बिना लॉजिक का तर्क देने लगता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि एक बच्चा मशीन बूथ से दूध लेने जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया सीरियल में, एक बच्चा मशीन बूथ से दूध लेने जाता है और उस बच्चे से पूछा जाता है कि दूध कौन देता है, तो वो ये बताता है कि जो मशीन होती है वो दूध देता है, ना कि वो ये बताता है कि गाय या भैंस से हमको दूध प्राप्त होता है। तो बताइए वो बच्चा किस स्टेज में है, तो आपको बताना है कि वो बच्चा प्री ऑपरेशनल। देखो ये उसका दूध का देने का लॉजिक उसने ये बताया ना कि वो दूध जो है वो मशीन देती है, तो उसने मतलब बिना तर्क का लॉजिक दे दिया। तो यही होती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, मतलब बिना तर्क के लॉजिक दे देना उसको, मतलब कोई तर्क बैठ नहीं रहा है उससे लेकिन फिर भी उसको बता देना कि नहीं ये ऐसा होता है। तो यही होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। बात आती है अगला पॉइंट जो होता है वो इरिवर्सिबिलिटी जो होती है वो भी आपको इसी स्टेज में देखने को मिलती है। इरिवर्सिबिलिटी आपको इसी स्टेज में देखने को मिलती है। मतलब रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, पुरानी चीज़ में वापस लौट जाना। मान लीजिए थोड़ी देर की आपने ये आकृति बनाई हुई है, इसमें आपने कोई आकृति आपने थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो ये आकृति आपने ऐसे बनाई हुई है ऐसे करके, और आपने इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐड कर दिया। तो अब बच्चे पूछे पुरानी आकृति गई कहाँ, तो बच्चा कन्फ्यूज होएगा कि पुरानी आकृति गई कहाँ भाई, वो तुरंत कन्फ्यूजन इस बात का उसके माइंड में आ जाए कन्फ्यूजन कि पुरानी आकृति तो गायब हो गई। तो वो बच्चा मतलब
रिवर्सिबल मतलब उसको पूरा पीछे नहीं जा सकता है, इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। वो ये नहीं जानता कि अगर इस लाइन को हम लोग मिटा देंगे तो ये पुरानी आकृति हमको मिल जाएगी, वो इस बात को नहीं जानता है, इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। हम लोग बात करते हैं अगला, संरक्षण का अभाव यहाँ पाया जाता है। मतलब जो होता है यहाँ कंजर्वेशन नहीं आता है बच्चे के। दूसरी स्टेज जो प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, यहाँ संरक्षण नहीं आता है। ठीक है, संरक्षण का भाव और संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षण का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई चीज़ मात्रा में जितनी है, अगर उसका पात्र या कोई मान के चलिए जिस पात्र में वो है, अगर वो बदल दिया जाए तो भी वो उतनी ही क्वांटिटी में रहेगी, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो अगर आप उसको एक बर्तन में रखते हैं तो भी वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, वो आप लीटर में भी रखते हैं तो भी वो 1 लीटर में ही रहेगा, आप उसको किसी भगोने में भी डाल देते हैं तो भी वो 1 लीटर ही रहने वाला है। बच्चा इस बात को भूल जाता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा बता दिया जाएगा, मतलब बच्चे के पास 2 गिलास हैं, एक गिलास बड़ा है जिसमें आपको यहाँ बड़े गिलास में बता दिया जाएगा कि कुछ दूध या कुछ पानी है ऐसा करके, और एक बच्चे के पास छोटा गिलास है जो और पतला गिलास है, और जिसमें गिलास में जब एक उतना ही दूध उतनी ही मात्रा में डाला गया तो वो गिलास जो होता है वो ऊपर तक भर जाता है। तो और बच्चे से ये पूछा जाता है कि बताइए दूध किस में ज़्यादा है, तो बच्चा जो पतले वाले गिलास के होता है उसकी ओर इशारा करता है। तो ये होता है संरक्षण। मतलब बच्चे के अंदर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि नहीं दूध दोनों में, मतलब वो बात ये नहीं सोच पा रहा है कि ये जो बड़ा ये पात्र जो है हमारा, जो बड़ा दूसरा बड़ा वाला गिलास है, जो गिलास बड़ा है इसलिए इसमें जो दूध है वो कम मात्रा में दिख रहा है, लेकिन है दूध सेम क्वांटिटी में। तो ये बात उसके अंदर नहीं आती, इसी को बोलते हैं संरक्षण का भाव। इस स्टेज में संरक्षण बच्चे के अंतर्गत नहीं आता है। बात करते हैं अगली, केंद्रीकरण का भाव। देखिए इसमें जो होता है बच्चे, देखिए केंद्रीकरण सेंट्रेशन होता क्या है? अहम केंद्रित, मतलब बच्चे अलग अलग पक्षों में किसी बात के अलग अलग पक्षों में सोच नहीं पाता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रेशन। मतलब किसी भी चीज़ को अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आपने बच्चे को एक पेन दिखाया, तो बच्चा अगर वो पेन के कैप को देख रहा है तो बच्चा पेन के कैप को देखेगा, फिर उसके रंग को नहीं देख पाएगा कि पेन लाल कलर का है। सिर्फ मतलब बच्चा किसी भी चीज़ के एक ही एस्पेक्ट में देख पाता है, इसी को बोलते हैं केंद्रीकरण। और अगला जो सबसे मेन टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है जीववाद। ये पूछा जाता है कि एनिमिज्म या जीववाद किस स्टेज की प्रॉपर्टीज या किस स्टेज का गुण होता है? तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण होता है। अब बात करते हैं जीववाद की होती क्या है। देखिए जीववाद का मतलब होता है बच्चा जो होता है इस स्टेज में वो मानता है जो चीज़ें उसके सामने हैं वो भले ही निर्जीव हैं, जिसमें जान नहीं है, उनमें भी जान होती है। वो ये मान के चलता है कि उनमें भी जान होती है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चा जब कोई लकड़ी का घोड़ा होता है या कोई गुड्डा होता है तो उस पर ऊपर बैठ कहता है ये मेरा गुड्डा है, या कहता है चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक, इस टाइप का बोला करता है ना। तो वो घोड़े को मतलब लकड़ी, उसको ये नहीं पता है कि इसमें जीवन नहीं है, ये निर्जीव है, ये मृत अवस्था में है। तो वो ये होता है जीववाद। एग्जाम्पल के रूप में थोड़ी देर के लिए इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा जब कभी ज़मीन में गिर जाता है तो हम लोग अक्सर उसको एक सांत्वना देने के लिए एक काम करते हैं, ज़मीन को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अरे ये लो 2 थप्पड़ मार दिए, मेरे बच्चे को गिरा दिया इसने। तो वो तुरंत खुश हो जाता है कि जैसे मुझे दर्द हुआ इसको थप्पड़ पड़ा है तो इसको भी दर्द हुआ होगा। तो ये मतलब वो ये मान रहा है ना कि उसके अंतर्गत जीवन है, इसलिए इसको भी दर्द हुआ होगा। तो ये होता है जीववाद कि मतलब निर्जीव वस्तु में भी जीवन को मान लेना, या आत्मा, या मान के चलिए कि उसमें जीवन को मान लेना कि मतलब मुझे दर्द होता है इसका मतलब इसको भी मारेंगे तो इसको भी दर्द होगा। तो ये होता है जीववाद। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको जो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, देखिए इस स्टेज में अहम केंद्रित का भाव होता है, बिना लॉजिक के तर्क देना, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, कंजर्वेशन का अभाव पाया जाता है, और सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण होता है, और जीववाद। तो आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पे, आपको जीववाद याद रखना है यहाँ पे, और दूसरा आपको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग याद रखना है, क्योंकि ये पूछा गया बिना लॉजिक के तर्क देना। वो दूध वाला एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखना है। बच्चा बूथ से दूध लेने आता है, पूछा जाता है उससे दूध कौन देता है, तो वो ये बताता है कि जो मशीन होती है वो दूध देता है। ये एग्जाम्पल याद रखना है कि ये एग्जाम्पल प्री ऑपरेशनल स्टेज को बताता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टेज के बारे में, जिसको हम लोग जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक नाम से, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बात करते हैं इसकी समय सीमा के बारे में। तो इसकी समय सीमा होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जो बात करते हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो इस स्टेज का बालक के अंदर धीरे धीरे से आने लगती हैं। तो बात करते हैं इसमें पहली विशेषता जो होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग या आगमन चिंतन, या इसी को बोलते हैं इंडक्टिव थॉट। आगमन चिंतन आ लगता है। आगमन का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को उदाहरण दिखाया जाए और उसके निष्कर्ष के ऊपर निष्कर्ष की तरफ ले जाया जाए, तो उसी को बोलते हैं आगमन चिंतन या आगमन तर्क, इंडक्टिव थॉट, इसी को बोला जाता है। उसके बाद जो इसमें दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो मूर्त वस्तुओं के लिए तर्क। मतलब बच्चा जिन चीज़ों, मूर्त होता क्या है? बच्चा जिन चीज़ों को देख रहा होता है वो मूर्त होता है। तो बच्चा जिन चीज़ों को देख रहा होता है उसके लिए उसके अंतर्गत जो होता है वो लॉजिक शुरू हो जाता है मूर्त वस्तुओं के बारे में। एग्जाम्पल के रूप में
बच्चा अगर देखता है कि तारा चमक रहा है, तो उसको अगर दिख रहा है कि तारा चमक रहा है, तो वो ये बात सोचने लगता है कि तारा क्यों चमक रहा है। तो ये होता है मूर्त वस्तु। जो चीज़ें उसके सामने दिख रही हैं वो उनके बारे में सोचने लगता है। पेड़ बड़ा होता है, क्यों होता है, या ऐसा होता है, वो वैसा होता है। तो ये मूर्त वस्तुओं के बारे में जो तर्क होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए नाम ही इसका है मूर्त संक्रियात्मक, तो इसीलिए इसमें वो आया क्या, मूर्त वस्तुओं के लिए तर्क आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पिछली स्टेज जो हम लोगों ने पढ़ा है प्री ऑपरेशनल, उसमें जो होता है वो संरक्षण का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो संरक्षण आने लगता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बच्चा मतलब चीज़ों को जान जाता है। यहाँ पे आप उसको एक बड़े गिलास में दूध दीजिए और एक छोटे गिलास में उतनी मात्रा में दूध दिए, तो बच्चा ये बता देगा कि नहीं, दोनों में दूध की मात्रा समान है। अब ये नहीं कहेगा कि जो गिलास छोटा है और ऊपर तक भरा है, इस गिलास में दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो दूसरा आता है वो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब मान लीजिए बच्चे को आप किसी भी सड़क के द्वारा स्कूल लेके गए और उसके बाद आप बच्चे को दूसरे सड़क से ले आए, तो बच्चा जान जाएगा कि मतलब चीज़ों को रिवर्स कर लेगा। या फिर आपने बच्चे को स्कूल छोड़ दिया तो बच्चा वहाँ स्कूल से घर तक ऑटोमेटिक उस सड़क को फॉलो करते हुए आ जाएगा। तो ये होती है रिवर्सिबिलिटी। कि आप ये समझ लीजिए कोई आकृति उसने बनाया, आपने बना दिया, उसमें आपने कुछ चीज़ें ऐड कर दी, तो बच्चा आपसे पूछेंगे कि आप पुरानी आकृति बेटा कहाँ है, तो वो तुरंत इस वाली लाइन को मिटा देगा, तो और इस वाली लाइन मिटा के बताएगा ये पुरानी आकृति है। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद जो इसमें आता है क्लासिफिकेशन आ जाता है। देखिए वर्गीकरण क्या तात्पर्य होता है। देखिए वर्गीकरण का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे जैसे बच्चे के सामने आप कई सारे चित्र दे दीजिए, विभिन्न रंगों में हों, वो विभिन्न प्रकार के हों, तो बच्चे उनमें जिन चित्रों में समानता होगा उन चित्रों को अलग करके रखने लगेगा। यहाँ पे ये जो होता है वर्गीकरण ये आने लगता है। तो चीज़ों को बच्चा जो होता है वो कैटेगराइज करने लगता है। उसके बाद श्रृंखला निर्माण, सीरिएशन बोलते हैं। देखिए श्रृंखला बनाने लगता है बच्चा, इसमें चीज़ों को 1 2 3 ऐसे करके सीरीज में नंबर देना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो हमारा सबसे अगला पॉइंट है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। देखिए पिछली स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे में जो होता है वो केंद्रीकरण का भाव होता है, लेकिन इसमें विकेंद्रीकरण का भाव आ जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, बच्चा किसी भी वस्तु को जब आप दिखाएंगे तो बच्चा उसके कई एस्पेक्ट में सोचने लगता है। अब वो पेन को देखेगा तो पेन के सिर्फ कैप को नहीं देखेगा, वो पूरे पेन को देखेगा, वो पेन के कलर को देखेगा कि पेन हमारा किस कलर का है, वो रेड कलर का है, वो येलो कलर का है, वो किस कलर का है, पेन की नोक कैसी है, और मतलब वो किसी भी चीज़ के बारे में देखेगा तो वो उसके विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में देखने लगेगा। तो ये हमारा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोगों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन्हीं बातों को याद करना है कि मूर्त संक्रियात्मक में आगमन चिंतन या आगमन तर्क आने लगता है, मूर्त वस्तुओं के लिए तर्क आने लगता है, संरक्षण का भाव आने लगता है, इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है और क्लासिफिकेशन भी आ जाता है इसमें, और श्रृंखला निर्माण, और बच्चा इसमें विकेंद्रीकरण की ओर मतलब चीज़ों के विभिन्न एस्पेक्ट में सोचने लगता है। अब बात करते हैं अपनी चौथी स्टेज जो कि लास्ट स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल या औपचारिक संक्रिया अवस्था। देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बात करते हैं, इसमें देखिए अमूर्त चिंतन, मतलब आप बालक में जो चिंतन करने लगेगा, जो चीज़ें उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो उस बारे में भी चिंतन करने लगेगा, वो कई सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा जो उसके बारे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और बात करते हैं इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आ जाती है। इसमें बालक जो होता है वो रीजन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में होता है तो सोचने लगेगा और उसके बारे में एक परिकल्पना का निर्माण करने लगेगा। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए कि जैसे कोई चीज़ देखा उसने कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो ये चीज़ को सोचने लगेगा। अब आप अगर उसको पढ़ाएंगे कि ऑक्सीजन होती है, तो देखिए ऑक्सीजन दिखती तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में वो चीज़ों को सोचने लगेगा कि नहीं हाँ ऑक्सीजन होती है इसीलिए हम सांस लेते हैं। आपने उससे कहा कि हम CO2 छोड़ते हैं, तो देखिए CO2 दिखती नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में सोचने लगेगा कि CO2 होती है, वो भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो ये जो अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है या जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये हमारी जो होती है ये आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें जितने भी अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए आपको बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमें याद करनी होती हैं, तो सिर्फ आपको 2 स्टेज सबसे ज़्यादा याद करनी है। एक आपको सेंसरी मोटर स्टेज याद करनी है। सेंसरी मोटर में भी क्या याद करना है, रिफ्लेक्स एक्शन और ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये आपको याद करना है वहाँ पे सेंसरी मोटर में। और उसके बाद आपको याद करना है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए हर चीज़ को पढ़ने का एक क्रम होता है। तो हमने क्यों नहीं कहा कि प्री ऑपरेशनल पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल जिन चीज़ों को यहाँ अभाव पाया जाता है आपको उनको याद करने की जरूरत ही नहीं भाई। जो चीज़ें जहाँ से शुरू होती है इसका मतलब उसके पहले उस चीज़ का अभाव होता है। तो जब हमने बात की देखिए तीसरी स्टेज में संरक्षण, तो हमने ये कहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का भाव आता है। इसका मतलब इसके पहले की स्टेज में संरक्षण पाया ही नहीं जाता है।
मैंने बात की यार ये रिवर्सिबिलिटी आती है, इसका मतलब इसके पहले के स्टेजेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, वहाँ इरिवर्सिबिलिटी होती है। इसलिए आपको सिर्फ पहली स्टेज और तीसरी स्टेज, इन स्टेज पे ज़्यादा फोकस करना है, और चौथी स्टेज पे तो बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है। क्यों नहीं फोकस करना है? क्योंकि यहाँ जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ एक शब्द हमेशा दिया होगा अमूर्त, और जब भी अमूर्त दिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये औपचारिक संक्रिया गुण है, जहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। तो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, इसी को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इसलिए आपको चौथी स्टेज ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया 4 स्टेज इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट्स के बारे में। देखिए नोट्स क्या है, विकास, इन्होंने जीन पियाजे ने क्या कहा, विकास स्टेजेज में होता है, अर्थात ये डिसकंटिन्यूअस होता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि विकास जो होती है 4 स्टेज होती है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। तो हमने बताया ना विकास स्टेजेज में होता है। तो यही बात लिखी गई है कि विकास जो होता है वो स्टेजेज में होता है और विकास डिसकंटिन्यूअस होता है। आप अक्सर करके जब सीटेट का पेपर हल कर रहे होंगे तो वहाँ आपको एक ग्राफ ऐसे करके बना मिलेगा, ऐसे करके, और ये पूछा जाएगा ये ग्राफ किससे है। तो ये देखिए जो विकास होता है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था हो गई, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था हो गई। इसी तरीके ये आपका जो ग्राफ बना होता है ये जीन पियाजे। तो यही बात होती है कि विकास जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और दूसरा ये जो विचार, भाषा और विचार हमने बात किया था एक चैप्टर की, तो भाषा और विचार हमने वाइगॉस्की वाले में डिस्कस किया था। तब बात करते हैं पियाजे के अनुसार भाषा और विचार में पियाजे ने क्या बात की है। तो पियाजे ने बताया है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। मैंने जब वाइगॉस्की जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ हमने बताया था कि वाइगॉस्की ने क्या कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। लेकिन पियाजे ने उसका जस्ट उल्टा बोला है कि विचार पहले आती है और भाषा बाद में आती है। आप इस बात को ऐसे कर सकते हैं, जो पियाजे का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और हमने क्या बताया कि जो संज्ञान होता है वो हमारी मानसिक प्रक्रिया से कोरिलेट होता है। अब बात आती है जब मानसिक प्रक्रिया से, तो मस्तिष्क में हमारे क्या आता है, विचार आता है। तो इसलिए इन्होंने कहा सबसे पहले विचार आती है और भाषा उसके बाद में आती है। तो ये कथन हमारा जो है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पियाजे के अनुसार विचार पहले आती है और भाषा बाद में आती है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट में कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच। देखिए भाई मैंने बताया था थिंकिंग और थॉट के बारे में जो पियाजे का, तो यही क्वेश्चन है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। मैंने क्या कहा था, बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से बराबर होती है, बस मात्रा में भिन्न होती है। तो ये बेहतर वाली तो बात ही नहीं होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए मात्रात्मक, मैंने क्या कहा था, मात्रात्मक रूप से समान होती है, मात्रात्मक रूप से समान होती है, क्वालिटी में जो भिन्न होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन जो होता है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन जो होता है इसका सही हो जाएगा। देखिए बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, लेकिन मात्रात्मक रूप से समान होती है। माफ़ कीजिएगा, इसका चौथा ऑप्शन जो है वो कट गया है लाने में। तो हालांकि तीसरा ऑप्शन इसका सही है, तो इसका तीसरा उत्तर सही हो जाता है कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था के बच्चों को विशेषता दर्शाता है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चे की विशेषता है कौन सी। देखिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट और सर्कुलर रिएक्शन। देखिए हम लोगों ने क्या बात किया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये आपका सेंसरी मोटर का है, इसलिए ये ऑप्शन पहला तो नहीं होगा, इसको हम लोग करते हैं निकाल देते हैं, ये काट दिया हमने। विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन, हमने यही बताया ये भी सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इसमें बच्चा होता क्या है, किसी चीज़ को देखता है, जैसे अपने पापा को दाढ़ी बनाते हुए देखता है, तो उसके बाद वो भी शुरू हो जाता है उसी काम पे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा विचारों की अनुत्क्रमणिकता, यही हमारा ऑप्शन जो होता है। इरिवर्सिबिलिटी, मैंने क्या प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो आपको थर्ड स्टेज में देखने को मिलती है। थर्ड स्टेज में आपको वो देखने को मिलती है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपको देखने को मिलती है। और ये सर्कुलर रिएक्शन, वर्तुल प्रक्रिया, ये भी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है। तो ये हमारा हो गया। देखिए इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे विकास के चरण में प्राप्त होती है। देखिए वस्तु के स्थायित्व की बात आ गई। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात आ गई, और ऑब्जेक्ट परमानेंसी हमने आपको बताया है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज का प्रॉपर्टी या गुण होता है। तो ये आपके संवेदीगामक स्टेज इसकी सही हो जाएगी, सेंसरी मोटर स्टेज
इसमें क्या होती है, जो वस्तु मतलब उसके बच्चे के आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाती है, वो एग्जिस्ट करती है। इसमें हमने एग्जांपल दिया था कि बच्चे की माँ है जो अगर उसके सामने से चली आती है तो बच्चा रोने लगता है, वो जानता है कि अगर हम रोएंगे तो माँ हमारी पुनः आ जाती है। तो यही होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन जो है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अच्छा ऑप्शन है, मान लेते हैं सही। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीन पियाजे साहब हैं इन्होंने बताया ही है कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, वो अपने वातावरण पर क्रिया के द्वारा सीखता ही है। इनका जो इन्होंने संरचनावाद का ही विचार दिया है, इसीलिए इन्होंने बोला है कि ये सक्रिय खोजबीन करता है। बिल्कुल सही बात है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करता है। अवलोकन करने की उन्होंने बात कहीं की नहीं है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये विकल्प बिल्कुल भी सही नहीं है। और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्विलन, जब भी बात आती है पुनर्विलन रीइंफोर्समेंट की, तो ये स्किनर ने दिया हुआ है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो, चौथा ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो बात करते हैं ये संरचनावाद की। तो संरचनावाद कहता ही यही है कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, ना कि पैसिव लर्नर होते हैं, मतलब वो सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो यही बात हो गई। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है। अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चा जो सीखे वो सक्रिय रूप से सीखे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होता है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। देखिए बात आ गई संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप घटित हो। देखिए यहाँ बात आ गई पुरानी योजना में संशोधन। अभी तो क्या हुआ, नवीन जानकारी यहाँ पे, और यहाँ दूसरा कह रहा पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम स्वरूप होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को के रूप में जाना जाता है। तो मैंने क्या बताया था, एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन, मतलब आत्मसातीकरण, इसी को बोलते हैं समावेशन, और फिर समायोजन। तो मैंने एसिमिलेशन में क्या बताया था, जब कोई भी नई चीज़ पुरानी जानकारी में ऐड कर लिया जाता है तो उसको तो बोलते हैं एसिमिलेशन। लेकिन जब भी कोई चीज़, भाई ने क्या बात की थी कि जब भी कोई चीज़ आपको संशोधन किया जाता है, देखिए यहाँ पे मॉडिफाई शब्द मिल गया, मैंने आपको बताया था रीअरेंज, चेंज या मॉडिफाई शब्द मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको एक्कोमोडेशन हो गया। तो इसने दो बातों के बारे में पूछा है, एक तो नवीन जानकारी, मतलब नवीन जानकारी में संशोधन, मतलब नवीन जानकारी को ऐड करना, और पुरानी जानकारी में संशोधन, इसका मतलब एक्कोमोडेशन करना यानी कि समायोजन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा विकल्प सही हो जाते हैं। पहला विकल्प देता है समायोजन और अनुकूलन में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समावेशन और समायोजन यानी कि एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन, इसलिए पहला विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा समावेशन, एसिमिलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन एडाप्टेशन बात आ जाती है, एडाप्टेशन नहीं, ये एक्कोमोडेशन होता है, इसलिए दूसरा विकल्प भी हमारा गलत हो जाता है। तीसरा विकल्प क्या कहता है, साम्यीकरण और संशोधन। देखिए इक्विलिब्रियम, अभी तो इक्विलिब्रियम वाली बात ही नहीं आई कहीं पे। और चौथा विकल्प हमारा क्या है, एसिमिलेशन एंड एक्कोमोडेशन, समावेशन और समायोजन, ये हमारा हो जाता है सही, क्योंकि जो उसने पुरानी नई जानकारी को ऐड किया वो हमारा हो गया एसिमिलेशन, और उसने जब पुराने स्कीमा या पुरानी जानकारी में संशोधन किया वो हमारा हो जाता है एक्कोमोडेशन। तो इसके अनुसार हमारा चौथा विकल्प सही हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग शेड्यूल की। तो हम आपको हमारी क्लासेस कैसे कैसे मिलती हैं। तो देखिए आपको जो CDP क्लास होती है वो आपको शाम को 5 बजे मिलती है और अल्टरनेट डेज पे मिलती है, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको CDP क्लास प्रोवाइड होती है, और इसी के अल्टरनेट डेज पे आपको EVS की क्लास प्रोवाइड होती है शाम को 5 बजे, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पे को आपको EVS क्लास मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इसकी नेसेसिटी है या जिसको ज़रूरत है इसकी, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें। ये हमारे टारगेट शिक्षा का टेलीग्राम पेज है जिस पे आप जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम पेज पे आपको क्विज, समय समय पर विभिन्न क्विजें मिलती रहती हैं, आपको PDF भी, सीटेट से रिलेटेड विभिन्न PDF और क्वेरीज आपको प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।